an opportunity to welcome our honorable guest of the day. I, on behalf of school management, staff members, heartily welcome the inaugurator and the dignity of our function. The guest of honor, Ma'am Rehana, who is the principal of Darya Arkam School, Gulbarg campus. I would ask Ma'am Rehana to enlighten the audience with your precious words. रब्बी शरहली सदरी वयस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाह। इसलिए मैंने रिपीट किया कि आप थोड़ा सा लाउड वॉइस में मुझे ऑडिबल नहीं था। तो अल्लाह ताला आप सबको बहुत सारी खुशियाँ दे। आज मैं आपके लिए यहाँ एक पेरेंटिंग पे लेक्चर देने आई हूँ। ये लेक्चर तो नहीं है, असल में एक डिस्कशन है, एक दूसरे को रिमाइंडर करवानी होती है चीज़ें। आप माशाल्लाह सब लोग पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं मदर्स। हम एक दूसरे के साथ डिस्कस करेंगे कुछ चीज़ें, और आपको वो इसलिए याद कराना ज़रूरी है कि आप बच्चों की तरबियत में उसको इस्तेमाल करें। तो हम और आप दार्या अर्कम स्कूल और आप मिलकर एक बच्चे को इतनी अच्छी ट्रेनिंग करें कि वो हमारे लिए सदका जारिया बने। ठीक है, इंशाल्लाह आज हम कोशिश करेंगे कि यहाँ से कुछ ऐसी टिप्स लेकर जाएं और अपने दिलों में अहद करके जाएं कि आज से हम इस पर अमल करना शुरू करें। बहुत सारे लोगों को उनमें से पता भी होगा, जैसे मैंने अभी बताया कि हम उनको सिर्फ रिफ़्रेश करेंगे ताकि हम अपने बच्चों की तरबियत में उनको कारगर और ज़्यादा बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकें। ठीक है, सबसे पहले आप अपने जहन में ये भी इसमें कुछ क्वेश्चंस भी मैं आपको दूंगी आपके मुहासबे के लिए कि आप उसमें सोचिए कि आप अपने बच्चों के लिए उनमें से क्या क्या टूल्स यूज़ करते हैं और क्या क्या आप उसमें दोबारा से ऐड करेंगे। ठीक है, इंशाल्लाह मैं चाहती हूँ कि आज का ये आपका वक्त जो है थोड़ा सा मुझसे सा बहुत कारगर गुजरे और आपके लिए आइंदा बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो। जैसे अभी आपको सर ने बताया कि इंसान जो सीखने का अमल है वो तो माँ की गोद से लेकर गोर तक, कब्र तक जारी रहता है। बच्चों की तरबियत में सबसे ज़्यादा रोल माँ का कहा जाता है। ये आप सब माँओं को पता होगा माशाल्लाह से, क्योंकि फादर जॉब करते हैं, उनके पास टाइम कम होता है बच्चों को देने के लिए, उनके और बहुत सारे काम करने के लिए होते हैं। तो माँ जो है उसके पास बच्चा सारा दिन मौजूद है, माँ घर में अपने बच्चों को देखने के लिए। तो उसको सबसे ज़्यादा आज हमने ये इंपॉर्टेंस दी है कि मदर्स को ही ये चीज़ें रिवाइज़ करवाई जाएँ ताकि उसमें ज़्यादा फ्रूटफुल हमें नतीजे मिल सके। अब बच्चे के सीखने का अमल, आपके ख्याल में बच्चे के सीखने की एज कहाँ तक होती है? बच्चे को जो चीज़ें बच्चा अपनी माँ से सीखता है, अभी जैसे मैंने बताया भी कि वो तो गोर तक जारी रहता है अमल, लेकिन एक बच्चा, मैं आपको ये भी बताऊँ कि 7 साल तक की एज तक का बच्चा मैक्सिमम चीज़ें सीख लेता है, क्योंकि बच्चे की ट्रेनिंग तो माँ की गोद से शुरू हो जाती है ना। तो बच्चा अपनी मैक्सिमम चीज़ें 7 ईयर्स तक की एज में सीख लेता है अपने इन्वायरमेंट से, अपनी मदर से और अपने इर्द गिर्द की चीज़ों को जिनको ऑब्ज़र्व करता है। अब हर एक इंसान में माइंड 2 तरह के होते हैं, एक कॉन्शियस माइंड होता है और एक अनकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड जो है, जैसे अब हम कॉन्शियसली सारी बातें सुन रहे हैं, देख रहे हैं और ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, इसको हम कॉन्शियस माइंड कहते हैं। ये चीज़ें हमें फिर याद भी रहती हैं, याद रहती है ना कि चीज़ें हम गौर से देखते हैं, सुनते हैं। एक अनकॉन्शियस माइंड है, जो चीज़ें अनकॉन्शियसली हम फील कर रहे हैं लेकिन वो सारी चीज़ें हमें याद नहीं रहती। जैसे हम सो गए हैं, हम कॉन्शियसली तो सो गए हैं ना, अनकॉन्शियसली हमारा एक ब्रेन जो है वो जाग रहा है, ऑब्ज़र्व करता है चीज़ों को, जिसको कुछ लोग समझते हैं वो ख्वाब में भी नज़र आता है, होता है ना ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ। वो अनकॉन्शियस माइंड है, वो अक्सर लोगों को याद भी नहीं रहता सुबह उठ के कि मैंने क्या क्या ऑब्ज़र्व किया। कुछ लोगों को अपनी चीज़ें जिसके सेंस 6 जो है ज़्यादा थोड़ी तेज़ होती है, उनको याद भी रहती हैं चीज़ें कि मैंने अनकॉन्शियसली क्या फ़ील किया। कुछ चीज़ें हम कहते हैं ना, मैं अनकॉन्शियसली पता चल गया था ये पहले से कि ये कुछ होने वाला है। ठीक है, वो सारी चीज़ें हमें याद नहीं रहती। इसी तरह एक बच्चे का दिमाग 7 ईयर से बिफोर अनकॉन्शियसली वो आपको ऑब्ज़र्व करता है। सपोज जैसे आप अपने घर में अपने मुलाजमीन के साथ बिहेव करते हैं, आप अपनी नौकरानी को बुलाते हैं, उसे कहते हैं कि तुम तो बहुत ही निकम्मी औरत हो, तो मतलब वो उस तरह के कुछ कमेंट्स दे देते हैं, अपने अल्फाज पे गौर नहीं करते कि हम क्या बोल रहे हैं। तो आपका बच्चा क्या कर रहा है, आपको नोट कर रहा है।
देख रहे हैं ना आप किस तरह से बिहेव करते हैं अपने मुलाजमीन के साथ, या घर में बाकी जो लोग हैं रहने के लिए मेंबर्स हैं उनके साथ आप किस तरह बिहेव करें। आपका बच्चा आपको अनकॉन्शियसली रिकॉर्ड करता जा रहा है अपने माइंड के अंदर। अब आपको इस चीज़ का नहीं पता कि आपका बच्चा आपको नोट कर रहा है, अब उसके अंदर वो चीज़ें स्टोर होती जा रही हैं। अब 7 ईयर्स तक आपने उसके अंदर डेटा स्टोर कर दिया। अब जब उसके आप कभी आपको ज़रूरत पड़ेगी आप उस रिकॉर्ड को रीप्ले करेंगे, मीन्स कि आपने बच्चे से उस तरह की कोई सिचुएशन दे दी तो वो जो ये मेमोरी आपने बच्चे के अंदर स्टोर की थी वो उसने देना शुरू कर दी। ऐसे ही समझ आ रही है आपको मेरी बात की कि अगर आपने बच्चे के साथ एक सिचुएशन के ऊपर इस खास किसी तरीके से बिहेव किया था तो बच्चे को उसी तरह की सिचुएशन पेश आई तो वो कहाँ से हेल्प लेगा, अपने अनकॉन्शियस माइंड से हेल्प लेगा ना, जो आपने उसके अंदर पहले से स्टोर की हैं चीज़ें। वो उस तरह ही सोचेगा कि अगर ये मुलाजिम ने आज काम गलत कर दिया तो वो रिकॉल करेगा कि मेरी मम्मा ने किस तरह इस सिचुएशन पे बिहेव किया था, तो अब हो आई वुड बिहेव, वो भी उसी तरह से बिहेव करेगा जो आपने उसके अंदर इंस्ट्रक्शंस पहले से स्टोर की थी। कंप्यूटर जब वर्क करता है ना उसके पीछे हम डेटा स्टोर करते हैं ना, उसमें पता है माशाल्लाह आप सब लोग एजुकेटेड हैं। कंप्यूटर का कोई भी प्रोग्राम है उसका हम फ़ौरन तो नहीं यूज़ करना शुरू करते हैं, हम उसमें पहले प्रोग्रामिंग देते हैं, ऐसे ही करते हैं ना। तो उसमें बच्चे में भी हमने ये प्रोग्रामिंग दे दी कि ये सिचुएशन हो तो किस तरह से बिहेव करना है। आजकल के कुछ पेरेंट्स कहते हैं कि बच्चा जो है नॉटी बहुत है, बात नहीं मानता, छोटे बहन भाइयों के साथ लड़ता बहुत है, तो किसी को घर में वो सारा दिन शोर मचाता है, चीज़ें डिस्टर्ब करके रखता है, उसके अंदर बच्चों के छोटे बहन भाइयों की हेल्प नहीं करता। अक्सर मदर्स ये इशू लेकर आती हैं कि हमारे बच्चे का ये प्रॉब्लम है। उसके लिए सबसे पहले हमें प्रोग्रामिंग देने की ज़रूरत है। हम बच्चों को हमने प्रोग्राम दिया टॉम एंड जेरी का, माइंड ना कीजिएगा, ये मैं असल में रियलिटी बेस्ड चीज़ें नहीं देखेंगे ना फिर उसमें समझ नहीं आएगी ज़्यादा। जब बच्चा सारा दिन देखता है कि किस तरह वो टॉम जेरी को सारा दिन टीज करता है, उसके पीछे पीछे भागता है और कोई मौका नहीं हाथ से जाने देता, तो बच्चे भी उससे उनके अंदर स्टोर हो गया कि इस तरह से हम अपने बहन भाइयों को तंग करेंगे। तो ये थोड़ा सा आप देखें कि बच्चा जो यूज़ कर रहा है टूल्स उसके पास जो हम दे रहे हैं उसको टाइम स्पेंड करने के लिए वो क्या है। कुछ लोग कहते हैं कि बच्चे आपस में प्यार मोहब्बत से नहीं बैठते, लड़ते झगड़ते बहुत हैं बहन भाई आपस में। एक तो ये मैंने आपको मिसाल दे दी, उसके लिए भी एक हमारे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं, वो कहते हैं कि एक मदर मेरे पास आई तो उन्होंने कहा कि मेरे बच्चे आपस में लड़ते हैं बहुत ज़्यादा। तो मैंने उनसे फिर पूछा, उनके सिबलिंग्स का पूछा कि आपके कितने बहन भाई हैं, वो क्या क्या करते हैं और किन किन के साथ आपके रिलेशंस कैसे हैं। तो डिस्कस करने के बाद पता चला कि अपने 3-4 बहन भाइयों के साथ उनकी अपनी बोलचाल बंद है और काफ़ी अरसे से बंद है। फिर उन्होंने कहा कि आप अपने बच्चों को क्या रोल मॉडल दे रही हैं, आपका बच्चा आपको ही फॉलो करता है। आप अपने रिलेशंस ठीक करें, आपके बच्चे के ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगे। है ये बात ठीक है आपके ख्याल में? थोड़ा सा मुझे रिस्पॉन्स देंगे तो मुझे पता चलेगा कि आपको बात की समझ आ रही है, मैं सही कन्वे कर पा रही हूँ या नहीं आ रही। ठीक है, तो ये है कि हम पहले अपने रिलेशंस को भी देखें। इससे पहले भी मैंने आपको बताया कि माँ की जो तरबियत है वो बच्चे के ऊपर ज़्यादा असर डालती है बनिस्बत बाप के, ऐसे ही है। तो आप अपने बच्चों को कुछ अगर ऐसे देखें कि मदर्स हैं वो अपने घर में रहते हुए कई दफ़ा बहुत ज़्यादा इस तरह के वर्ड्स यूज़ कर देते हैं, जैसे अपनी सास या ननद के या अपने बहुत दूसरे और फैमिली मेम्बर्स हैं उनके बारे में कभी बैक बाइटिंग कर दें कि मुझे आराम से नहीं बैठने देती है, मुझे काम बहुत करना पड़ता है, या वो तो खुद काम चोरी करती है। इस तरह के वर्ड्स के बारे में आप थोड़ा सा सोच कर ध्यान से यूज़ किया करें कि बच्चे आपको नोट कर रहे हैं, उनके पास जो आप अंदर डेटा स्टोर कर रहे हैं तो वो बच्चे के पास एक टूल आ जाएगा कि मैंने इन टूल्स को अपने डेली मामलात में किस तरह से यूज़ करना है। जैसे आजकल के हमारे बच्चों में चालाकियाँ बहुत ज़्यादा आ रही हैं, वो हमें भी सम टाइम इस तरह की चीज़ें बता देते हैं कि हम पूरी तौर पर उस पर अमल कर। कभी टीचर के बारे में कि जब खुद काम नहीं किया तो वो टीचर पर डाल दिया कि मेरे टीचर ने नहीं करवाया, या टीचर ने कहा था ये नहीं करके आना, या मदर के बारे में आकर टीचर को कभी बता दिया कि मम्मा ने करवाया ही नहीं, हालांकि खुद मदर को मिसगाइड किया होता है ऐसे आप लोगों के साथ। कभी बच्चा कह दिया कि ये टीचर ने सपोज अगर टेस्ट दिया हो तो उसको रेज करके लर्न कर लेता है कि ये तो टीचर ने टेस्ट नहीं लेना। ऐसी सिचुएशन हमें सबको कोई ना कोई घर में करनी पड़ती हैं फेस। तो ये क्या होता है कि हमने वो बच्चे ने सीखा होता है माशरे से, इस तरह अपने घरों से, इस तरह इन्वायरमेंट से। तो इसमें मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
हमें ज़्यादा काम करके दिखाए, रोल मॉडल पेश किया। ऐसे ही है, हमें वो काम करके बताया कि ये काम इस तरह से करें, ज़्यादा उन्होंने बोलने पे फोकस नहीं किया। अब हम क्या करते हैं कि हम सारा दिन नसीहतें तो बच्चों को करते रहते हैं, नमाज़ पढ़ो, झूठ ना बोलो, ये सही सही काम है, अच्छे मुसलमान बनो, तो हम उनको करके नहीं दिखाते। बहुत सारे लोग आप में होंगे भी ऐसे, बहुत सारी अल्हम्दुलिल्लाह मदद ऐसी हैं जो सुबह को उठ के फजर की नमाज़ पढ़ते हैं, अपने बच्चों को भी अपने साथ उठाते हैं कि उठ के नमाज़ पढ़ें। उसमें थोड़ा सा ये भी है कि आप लोग एडिशन करें, उसमें इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अपने बच्चों को अपने साथ नमाज़ के लिए उठाएं, कुरान पाक का सिर्फ एक पेज पढ़ेंगे, जो बड़े बच्चे आपके पढ़ चुके हैं वो पढ़ेंगे, और छोटे बच्चों को आप खुद एक एक वर्ड सिखाएं अपने पास बैठा के। तो आपके बच्चे कोशिश करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह बच्चे टाइम पर उठना शुरू करेंगे। आप बच्चों को एक पेज आपने कुरान पाक का पढ़ना है और एक हदीस, सिर्फ एक हदीस आपने पढ़नी है देखकर। हदीस के पेजेस हमने दारुल स्कूल में भी आप लोगों को प्रोवाइड किए हैं, नहीं है तो आप स्कूल से ले लें या कहीं से भी हदीस सर्च करें, कोई इजी एक हदीस का आप देखकर उसको पढ़ लें और बच्चे को बता दें कि ये इसका मीनिंग है। सिर्फ आपने ये काम करना है, इसमें आपको कोई 5-7 मिनट ही लगेंगे, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 5 मिनट में एक पेज कुरान पाक का पढ़ा गया और एक आपने हदीस पढ़ ली। उससे आपने फिर ऑब्जर्व करना है कि आपकी डेली लाइफ में क्या फ़र्क पड़ा, ये आपने मुशाहदा करके बताना है। फिर आप मैम उमेरा को बता दें, वो मेरे तक पहुंचा देंगी आपके जो भी व्यूज़ होंगे कि उसका आपकी ज़िंदगियों के ऊपर क्या फ़र्क पड़ा। ठीक है, ये मैं आपके लिए आज का एक क्वेश्चन भी छोड़ रही हूँ। और उसके बाद मैंने भी बताया था कि अनकॉन्शियस माइंड में चीज़ें स्टोर होती रहती हैं। अनकॉन्शियस माइंड में 95% चीज़ें स्टोर हो जाती हैं बिफोर 7 ईयर्स एज ऑफ द चाइल्ड। उसके बाद अच्छा, अब आप लोग यहाँ ये परेशान ना हो जाएं जिनके बच्चे 7 ईयर से बड़े हो गए हैं कि अब तो हमारे बच्चे बड़े हो गए हैं, अब हम उनकी ट्रेनिंग कैसे करें, ये तो वक्त ही गुजर गया। तो इसके लिए आपको परेशान होने वाली बात नहीं है। आप इस बारे में ये सोचकर पुरसुकून हो जाएं कि 5% हमारे पास मेमोरी बच्चे की ऐसी है जिसमें हम चीज़ें चेंज कर सकते हैं। जैसे भी मैंने बताया कि हम इंसान सीखता रहता है ना, सीखने का अमल तो नहीं रुकता। तो अभी भी हमारे पास 5% बच्चे का ब्रेन ऐसा है जिसमें हम नई चीज़ें अपनी उनको सिखा सकते हैं, उसको कॉन्शियस माइंड कहते हैं। बच्चा आपका बड़ा हो गया है, बच्चे के साथ बैठें, सिटिंग करें बच्चे के साथ, उसको समझाएं कि जो बेटा वक्त तो गुजर गया है उसको आप भूल जाएं। आप अपने दिमाग से सारी चीज़ें जो हैं उसको रिमूव कर दें। आज के बाद हम इस तरह से जो आप चाहती हैं आपके बच्चे में चीज़ें आ जाएं, हम इस तरह से ज़िंदगी गुजारेंगे। सबसे पहले असूल क्या बनाएं, जैसे मैं भी अब अपने बच्चों के साथ घर में करती हूँ कि हमारी ज़िंदगी का असूल है हम झूठ नहीं बोलेंगे। ठीक है, आज का रूल सुबह उठ के मैं अनाउंस कर देती हूँ कि आज का रूल होगा कि हम में से कुछ भी हो जाए हम झूठ नहीं बोलेंगे, बात सच करेंगे, चाहे वो कोई नुकसान भी हो गया है। ठीक है, अच्छा फिर उस पर जो आपने रूल बनाया उस पर फिर अमल भी करें। फिर ऐसा ना हो कि बच्चा कोई कप वगैरह गिलास आपका कीमती जो था तो वो तोड़ दे तो आप बाद में उसकी पिटाई शुरू कर दें, वो सच बोले तो ठीक है मैंने तोड़ा। इस पर फिर आप खुद अमल भी करें। थोड़ा सा आपको उसके लिए बर्दाश्त करना पड़ेगा, अपने अंदर एक तो बर्दाश्त का वादा लाएँ, सब्र करें, फिर उस रूल को आपने जो बच्चों के साथ बनाया फिर उसको ब्रेक ना करें। ठीक है, फिर ही आपके बच्चे आपके साथ ट्रस्ट में आएंगे। अब मसला ये है कि हमारे बच्चों में हमारा लैक ऑफ ट्रस्ट हो गया, वो हमने खुद से ही कर लिया कि हम एक टाइम पे कोई बात कह लेते हैं, अगले टाइम पे वो उसको चेंज कर लेते हैं। तो बच्चों में ट्रस्ट का लेवल, सबसे पहला काम तो ट्रस्ट का लेवल उसको बढ़ाएं अपना बच्चों के साथ। वो किस तरह से बढ़ सकता है वो भी मैं आपको उसके लिए बता देती हूँ कि आप बच्चों को जो बात कह दें उस पर अमल करें फिर, और बच्चों को अपने करीब करें, बच्चों को ज़्यादा नसीहतें ना करें। अब वालिदैन को मदर्स को ख़ास तौर पे ये होता है मसला कि मेरा बच्चा तो ख़राब हो जाएगा, इसका बहुत कहीं एडमिशन नहीं होगा, ज़्यादा अच्छे मार्क्स नहीं ले पाएगा, इसका तो मुस्तकबिल ख़राब हो जाएगा। ये अभी फ़िलहाल अपने जहन से निकाल दें। सबसे पहले तो आपने ट्रस्ट डेवलप करने के लिए अपने रूल्स बनाएं कि हम सच बोलेंगे, नमाज की पाबंदी करेंगे, और बहुत ज़्यादा रूल्स ना बनाएं। ठीक है, ये सारी चीज़ें एक ही दिन में इम्प्लीमेंट ना कर दें। हम सच भी बोलेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, नमाज़ों की पाबंदी करेंगे, कुरान पढ़ेंगे, ये करेंगे, वो तो बच्चा तो कहेगा कि भाई ये क्या हो गया। ऐसे ही है ना, एक दिन में बल्कि एक हफ्ते में एक रूल बस बनाएं। जब बच्चे को उसकी आदत पड़ जाए फिर रूल नंबर 2 अप्लाई करें। ठीक है, वो जब बच्चा आपके ट्रस्ट में आ जाएगा, बच्चे को जब समझ आएगी कि मामा खुद कभी झूठ नहीं बोलती, बच्चे को कैसे पता चलेगा कि मामा झूठ नहीं बोलती? वो बच्चों को ऐसे पता चलेगा जब आप डीलिंग्स कर रहे होते हैं ना मुख्तलिफ लोगों के साथ, कोई आपकी फ्रेंड आ गई है या घर में कोई और आ गया है, आप उसके साथ कोई बात की, अपने मियाँ की कोई बात शेयर कर रही हैं,
तो एक्चुअल में वो नहीं थी, बच्चे ने आपको पहले देखा था घर में, तो एक्चुअल में तो ये नहीं हुआ था। आप मम्मा मैनिपुलेट कर रही हैं, बच्चा सुन रहा है, आपने स्पेशल बच्चे को नहीं बताया, बच्चे आपके सराउंडिंग्स में ही होते हैं ना, तो बच्चा सुन रहा है कि ये बात असल में तो ऐसे नहीं थी, तो मम्मा तो मैनिपुलेट कर रही हैं आप, तो इसका मतलब है मम्मा सच नहीं बोलती। इमेज गया ना बच्चे के ऊपर, जाता है ना इमेज। अगर बच्चे की मौजूदगी में कोशिश करें आप वही मनोअन बात अगर आपने बताई, तो बच्चे के जहन में क्या हुआ, रिकॉर्ड हो गया कि मेरी मम्मा जो कहती हैं कि मैं झूठ नहीं बोलती, मम्मा वाकई झूठ नहीं बोलती। मैंने खुद मम्मा को कई मौक़ों पर मुशाहदा किया कि मम्मा झूठ नहीं बोलती, तो लिहाजा मुझे भी झूठ नहीं बोलना। ये आपने कैसे सिखाया? आपने कुछ उसको ख़ास एक्शन नहीं करके दिखाया, आपने उसको अपने अमल से बता दिया कि मैं यूँ करती हूँ, और बच्चे ने 2-3 जगहों पे आपको ऑब्ज़र्व भी कर लिया। अब बच्चे के अंदर वो स्टोर हो गया कि झूठ नहीं बोलते, और बच्चा खुद ब खुद ही उन चीज़ों से आहिस्ता आहिस्ता बच्चे की वो काम जो आदत बनती है, आदत आपको पता है फितरत बन जाती है, फिर आदतें फितरत बन जाती हैं, और फितरत तो नहीं चेंज होती, क्या हो जाती है चेंज? फितरत नहीं चेंज होती। और कुछ चीज़ें अगर एट द स्पॉट आपको ये भी लगेंगी कि मैं तो इतना बच्चे को समझाती हूँ, बच्चे को असर नहीं होता, नहीं, वो बच्चे के अंदर स्टोर हो रहा है मटीरियल। आप अब जैसे माशाल्लाह इतने बड़े हो गए ना, कभी आप सोचते ना ये काम मेरी अम्मी इस तरीके से कर लिया करती थी, सोचते हैं ना, मेरे बड़ा कोई या मेरी फ्रेंड ने जब इस तरह का मसला हुआ था तो वो इस तरह हैंडल कर लिया था। ये क्या है? ये अनकॉन्शियस माइंड में चीज़ें पहले से स्टोर हुई हैं आपके पास, जो आप अपने बच्चों को चीज़ें सिखा रहे हैं, एट द स्पॉट अगर वो एक्ट नहीं भी करता तो उसके बारे में परेशानी वाली बात नहीं है। अब अपनी ज़िंदगी में कभी उसको उस तरह की सिचुएशन आएगी तो वो उसको रिकॉल करेगा, वो जो आपने उसके अंदर डेटा स्टोर किया है, फिर वो उसके मुताबिक रिएक्ट करेगा। समझ आ रही है आपको मेरी बात? तो आप इस बातों पे परेशान ना हुआ करें कि मैंने तो अपने बच्चे को बहुत सिखाया, इसने इस पर अमल नहीं किया। और अपने बच्चों को जो भी कोई मीडिया प्रोवाइड करते हैं उसके बाद बच्चों की हेल्प करें कि ये जो है हमारे मज़हब में ये अलाउ नहीं है। आजकल ड्रामे आप देख रहे हैं किस तरह के चल रहे हैं, ये तो इस तरह का हमारा इस्लाम कहता है इस तरह के ड्रामे, कोई मतलब किस तरह के मैं बताऊँ कि ये मैं तो ड्रामे में वैसे देखती नहीं हूँ, लेकिन मैं सुनती तो हूँ इसी माशरे में कि कोई न किसी बहू का अपने ससुर के साथ मसला है, अपने देवर के साथ मसला है, इस तरह के अजीब। ये क्या सिखा रहे हैं हमारे बच्चों को? ये तो हमारे मज़हब में अलाउ नहीं है। कोई गर्ल फ्रेंड है, कोई बॉय फ्रेंड है, ये तो हमारा कल्चर नहीं है, ये तो हमारे मज़हब ने नहीं सिखाया था। हज़रत फ़ातिमा ने आपने कभी देखा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हैं, उनसे ज़्यादा नेक हस्ती कोई नहीं है, तो उन्होंने भी कभी इस तरह की मखलूत पार्टियाँ की हों, या किसी मेल कोई सहाबी थे तब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, कितने नेक वो लोग थे, कितना उनका ईमान मजबूत था। नहीं कहा कि कोई मेल आपके साथ बैठ कर आए लोगों को मजमे में आपके साथ है, कोई मसला डिस्कस कर ले, मसले का हल बता दे। कभी मिलती है हमारी तारीख में इस तरह की कोई मिसाल? नहीं मिलती। हमने ये चीज़ें अपने अपने बच्चों की ट्रेनिंग करनी है, साथ अपने बच्चों को बताना है कि बेटा ये हमारे मज़हब का हिस्सा नहीं है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हमारे मज़हब में नहीं होता है, ये तो यूरोपियन कंट्रीज़ का कल्चर। अपने बेटियों की तरबियत करें, अपने बेटों की तरबियत करें, किसी की भी पहलू को नेगलेक्ट ना करें, उसको समझें कि छोटी मामूली बात है, उसको ना छोड़ें, उसको सोचें, उस पर पॉजिटिव तरीके से अमल करें। बच्चे को बाद में चाहे समझा लें कुछ देर बाद, लेकिन बहुत ही अपने जहन में तरतीब दे के प्लान करके उसको आहिस्ता आहिस्ता उस बात की तरफ ले आएँ जो आपके जहन में, उसको समझाएं, उसके पॉजिटिव पॉइंट्स बताएं, उसके नेगेटिव पॉइंट्स बताएं, फिर अपनी बात पे उसको लें कि ये बात बेटा गलत, मैंने आपको साफ और कहीं से एग्जांपल मिले तो उसको साबित भी करें कि ये देखिए मैंने आपको कहा था ना कि ये गलत है, ये देखा, अब आपको इसके रिजल्ट्स नज़र आए फलां पर्सन में, ये गलत था, ये हमारे मज़हब में इसकी परमिशन नहीं है। अपने बच्चों की जितनी अच्छी तरबियत करेंगे आपके लिए सदका जारिया बनेंगे। अल्लाह ताला ने औलाद जो है वो आजमाइश रखी है, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है माल और औलाद इंसान के लिए आजमाइश। तो कुरान पाक पे तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये यकीन है ना कि कोई बात गलत ही नहीं है। इंसान की औलाद और उसके माल उसके लिए बहुत आजमाइश। हम अपनी ज़िंदगियों में इतनी सरमायाकारी अपने बच्चे इन्वेस्ट करते हैं ना अपने बच्चों के ऊपर। कोई पर्सन किसी से 2 रुपये उधार मांग के देखें, वो आपको लालच से बगैर नहीं देता, 2-4 दिन बाद आपको मुतालबा करेगा कि हमारे पैसे वापस कर दें। करते हैं ना ऐसे लोग, लेकिन हम अपने बच्चों से ऐसा कोई मुतालबा नहीं करते। और सिर्फ वालिदैन एक ऐसी हस्ती हैं जो बिला मुआवजा बच्चों के ऊपर इन्वेस्ट करते चले जाते हैं। क्यों? हमारे बच्चों का फ्यूचर अच्छा हो जाए, इसलिए करते हैं ना, हमारे बच्चे स्टैंड करें माशरे में, अपने पाँव पे किसी के मोहताज ना हो। तो उनमें हम फिर तरबियत का पहलू जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, हम उसको नेगलेक्ट करके दूसरों के रहम करम पे छोड़ देते हैं।
हमें उसके लिए सबसे पहले जो है बच्चे की तरबियत पे फोकस करना पड़ेगा। अब हम ये करते हैं कि बच्चों की शादी करनी है, तो उसके लिए क्या होता है जी, बहुत बड़ी बड़ी पार्टीज़ अरेंज की जाती हैं, उसके डेट फिक्स हो रही है, शादी की तैयारियां हो रही हैं, 2-2 माह तक बाज़ारों के चक्कर लग रहे हैं, शॉपिंग्स हो रही हैं। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, हम वो निगलेक्ट कर देते हैं कि बच्ची की ट्रेनिंग करनी है कि अपने घर में रहना किस तरह है बेटा आपने, नहीं करते। हम में से बहुत अक्सर लोग अक्सर ही नहीं इस पहलू को निगलेक्ट कर देते हैं कि बेटा आपकी शादी हो रही है, आपके ऊपर एक जिम्मेदारी पड़ने वाली है, एक फीमेल आपके साथ अटैच हो जाएगी, उसके साथ आपने किस तरह बिहेव करना है। हम तो सबसे पहले कोशिश करते हैं कि उसको दबा के रखना बेटा, उसको बात ना करने देना, ठीक है। ये थोड़ा सा उसमें पॉजिटिव, वो भी एक अपनी फैमिली छोड़कर आई है, उसको भी एक घर में प्रॉपर हकूक चाहिए, उसको प्लेस दें। तो ये आप डेवलप करें अपने बॉय के अंदर कि आपने उसके साथ किस तरह, अपनी मदर को भी वेटेज देनी है, मदर के कदमों तले जन्नत है, उसके बगैर तो आप जन्नत में नहीं जा सकते। लेकिन लाइफ पार्टनर के साथ भी आपने कुछ गलत किया तो वो भी आपको क़यामत वाले दिन हिसाब देना पड़ेगा, उसके भी आप रिस्पॉन्सिबल हैं, वो भी आपकी रैयत है, आप उसके मालिक हैं। दोनों चीज़ों को पैरेलल लेकर चलें। ये हम बच्चों की ट्रेनिंग नहीं करते, लड़की की ट्रेनिंग नहीं करते कि आप जहाँ जा रहे हो, वो रिलेशन आपके साथ जो जुड़ने वाले हैं, आपको वहाँ किस तरह से रिस्पॉन्स देना है, किस तरह से बिहेव करना है। ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हम पहले ही स्किप कर देते हैं, पहले ही नेगेटिव कमेंटिंग बच्चों के जहन में करके भेजते हैं, बच्चियाँ फिर वहाँ जाकर उस तरह से रिस्पॉन्स करती हैं। उसका नतीजा आप माशरे में देख रहे हैं। उसका नतीजा क्या है, हमने सिंगल फैमिली सिस्टम अपने बना लिए, जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहना पसंद नहीं करते, हमारी प्राइवेसी डिस्टर्ब होती है। ऐसे ही सोचते हैं ना कि नहीं जी जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा है, मैं अपने बच्चों की ट्रेनिंग, तो हमारी माओ ने अपनी फैमिलीज़ की ट्रेनिंग नहीं की थी। आज से पहले सालों में देख लें, कोई 10 साल तो किसी भी फीमेल के मेरे ख्याल 7-8 से कम बच्चे ही नहीं होते थे, और उसके साथ उन्होंने पूरा ख़ानदान लेकर चलना होता था। 20-22 मेंबर्स एक फैमिली में होते थे, कम अज़ कम 3-3 4-4 देवरानियाँ जेठानियाँ एक ही घरों में रह रही हैं। तो आपके ख्याल में क्या है कि हमारी माँ ने हमारी तरबियत अच्छी नहीं की? उन्होंने तो, आजकल के बच्चे तो हमारे ज़्यादा लापरवाह नहीं हो गए। उसकी भी एक वजह है, जब बच्चे एक फैमिली सिस्टम में रहते हैं ना ज़्यादा, वो उनको ये टेंशन होती, चाचू देख लेंगे डांटेंगे, दादाजी देख लेंगे डांटेंगे गलत काम से, दादाजी मस्जिद में जाते हैं कोई ना कोई वहाँ से बता देगा, चाचू मार्केट में मूव करते हैं कोई ना कोई मेरी गलत बात देखेगा तो बता देगा मैंने ये काम यहाँ गलत नहीं करना। ऐसे ही होता है ना, फलां देख लेगा तो मेरी मम्मा तक या मेरे फादर तक बात पहुँच जाएगी। अब क्या होता है कि हम उनको खुद ही कह देते हैं कि मेरा बच्चा है ना, आप अपने काम से काम रखो, मैं खुद ही देख लूँगा। तो आप तो हर जगह साथ नहीं ना जा सकते। अब बच्चे को क्या हुआ कि अनकॉन्शियसली बच्चे को पता चल गया कि ये इनमें से कोई बंदा भी मेरे बारे में बात मेरे पेरेंट्स को नहीं बताएगा, वो ज़हनी तौर पर आज़ाद हो गए। समझ आ रही है आपको मेरी बात? ये हमने खुद ही अपने लिए आसानियाँ ढूंढते ढूंढते अपने लिए कहीं ना कहीं खराबियाँ पैदा कर ली। ठीक है, अभी भी जैसे रह रहे हैं, ये मैं तो फ़ौरन नहीं कह रही कि आप फैमिली सेटअप्स चेंज कर लें। उसके लिए ये है कि आप अपने बच्चों को बाहर लेकर जाएं, मूव करवाएं, अपने साथ लेकर जाएं, कुछ टाइम अपने बच्चों के साथ स्पेंड करें, पार्क में लेकर जाएं, कुछ आपस में सिबलिंग साथ डिसाइड कर लें अपने घर में कि ये ब्रदर इन लॉ की या सिस्टर इन लॉ की फैमिली आएगी हमारे साथ। बच्चों को बताएं कि किस तरह इनके साथ रहते हैं, ग्राउंड में ले जाएं, बच्चों को रूल्स बताएं किस तरह रहते हैं, बर्दाश्त करते हैं, किस तरह एक दूसरे के साथ हमने किसी की गलत बात को भी इस तरह बर्दाश्त करना होता है। वो कैसे होगा कि हम अपने अंदर पहले बर्दाश्त लेकर आएँ। अल्लाह ताला से दुआ भी किया करें अपने खुद के लिए भी कि अल्लाह ताला मुझे हिम्मत दे, मुझे अज़्म दे, मुझे बर्दाश्त का मादा दे। तो अल्लाह ताला इंशाल्लाह देते हैं, जो इंसान अल्लाह ताला से मांगता है ना वो अल्लाह ताला देते हैं। घरों में बहुत बर्दाश्त के साथ, तहम्मुल के साथ रहें। बच्चा आपको नोट करता है किस सिचुएशन में मम्मा ने किस तरह बिहेव किया और मैंने अब किस तरह से बिहेव करना है। आप बहुत ही कूल माइंडेड हो जाएं, बच्चे की बात में गुस्सा ही ना किया करें, ठीक है। उसको पहले सोचें समझें सिचुएशन को, फिर बच्चे के साथ डिस्कस करें, बेटा आपने ये बात डिस्कस की थी तो उसको आपको इस तरह से बिहेव करना चाहिए था, ये एक अच्छा तरीका है, ठीक है। नमाज़ पे लगाना चाहती हैं तो नमाज़ पढ़ें और नमाज के टाइम पे अपने बच्चे को जगा लें, तो वो आपको देखे कि आप नमाज की पाबंदी करती हैं। एक टाइम फिक्स कर लें, चार्ट बना के लगा दें नमाज़ों का टाइम का अपने लिए, जो भी है ये नमाज का टाइम है, उस टाइम पे कोई भी काम ना करें, सब काम छोड़ दें। अगर आपने नमाज नहीं भी पढ़नी ना तो वैसे भी आप वज़ू करके वैसे ही आराम से तस्बीह लेके बैठ जाए। बच्चे को पता चले कि मम्मा का टाइम फिक्स है, ये इन्होंने इस टाइम ये इबादत का ही हमारा टाइम, बच्चा आपके साथ खुद ब खुद आके बैठना शुरू कर देगा, ठीक है। तो इस हालत में भी होती हैं कुछ तस्बीहात करने वाली, तो आप वो करना शुरू कर दें अपनी, ठीक है।
तो इंशाल्लाह आपका बच्चा जैसे आपको देखेगा तो वो उस तरह ही इस तरह आपके साथ बिहेव करेगा इंशाल्लाह। अब सबसे पहले ये कि एक तो आप अपना ये हम समझते हैं कि हमें सुलह इत्तेफाक अपना होना बच्चों का होना चाहिए। उसके लिए मैंने आपको बता दिया कि अपने अपने रिलेशंस भी थोड़ा सा फोकस करें। माफ़ी मांग लेने में इंसान की बड़ाई है। ये अल्लाह ताला भी कुरान पाक में कहते हैं कि माफ़ कर देने वाला जो है वो सबसे बड़ा होता है। माफ़ी मांगना लगता तो बता बहुत मुश्किल है कि मैं भाई क्यों ना आड़े आ जाती है ना हमारी कि मैं क्यों उससे माफ़ी मांगूँ, गलती तो उसकी थी। इसमें थोड़ा सा आपको अंदर सब्र और तहम्मुल करना पड़ेगा, बर्दाश्त। तो एक दफ़ा आप मांग लेंगे ना तो आप खुद इतने दिली तौर पर मुतमईन हो जाएंगे, पुरसकून हो जाएंगे कि आपको अपने अंदर जो कोई गिल्टी, एक ज़मीर भी होता है ना इंसान का, उसको अंदर से मलामत करता रहता है कि ये अब कुछ पहले तो हम माफ़ी सारी ज़िंदगी नहीं मांगते। जब किसी की डेथ हो जाती है फिर हम चले जाते हैं कि अच्छा चलो अब तो वो फौत हो गया तो अब तो हम चले जाते हैं, कोई बात नहीं। तो इससे अगर पहले एकदम हम पहले उठा लेते, अच्छा मरने के बाद वैसे माफ़ी तलाफ़ी नहीं होती, वो जो बंदा चला गया उसके तो नाम माल बंद हो गया। तो हम अल्लाह ताला के पास जाकर वापस तो नहीं आ सकते फिर दोबारा कि अल्लाह ताला मेरा एक काम रह गया मैं कर रहा हूँ, ऐसे तो नहीं होता ना। तो फिर वो पहले ही उससे पहले कर छोड़ो। अपने दिल में से जिसने आपके साथ कुछ गलत किया माफ़ कर दे। अल्लाह ताला तो आपकी नीयत का अजर अल्लाह ताला तो आपके दिल का हाल जानते हैं ना। अल्लाह ताला से कह अल्लाह ताला जिसने कुछ भी किया अल्लाह ताला मैंने माफ़ किया, ठीक है। लोगों के सामने भी इसका इजहार कर दिया करें, चलो ठीक है जो भी हो गया अल्लाह ताला आपको भी माफ़ करे, आप मुझे भी माफ़ कर दें। आइंदा हम इस तरह के रिलेशन लेकर चलना चाहते हैं। और आज आप लोग बड़े ही खुशकिस्मत हैं, चुने हुए लोग हैं जो आज यहाँ आके बात सुन रहे हैं, जिनके जहन में अगर मेरी कोई एक बात भी आ जाएगी तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लगेगा कि मैंने भी जो टाइम दिया तो वो मेरा कारआमद हुआ। अल्लाह ताला मुझे भी इसका अजर देगा। और अल्लाह ताला ने कुछ चुने हुए लोगों के लिए सिलेक्ट किया होता है कि इस चीज़ को ये अच्छी बात पता चले तो वो जिसको हदायत देना चाहते हैं। कुछ लोग अल्लाह ताला उनको भी नेक हदायत दे जो नहीं आए। आज स्कूल ने आपके लिए स्पेशल एक टाइम निकाल के एक्टिविटी का प्लान किया था, आप भी अपने घरों से टाइम निकाल के अपने बच्चों को छोड़कर बहुत सारी मसरूफियात को वैसे कुछ डाल कर आए हैं, तो इनमें से आपने कुछ भी सीख लिया तो इंशाल्लाह वो आपका वक्त ज़ाया नहीं जाएगा। आप अपने बच्चों के साथ अपने मामलात अच्छे से देखेंगे। और उसके बाद ये भी है कि कई दफ़ा बच्चे जो हैं कहीं जाके वीक पॉइंट शो करते हैं ना, तो बच्चे को अब ये समझ नहीं आ रहा, उसको कोई ज़िंदगी में नहीं बता रहा कि उसकी गलती कहाँ है। बच्चा कहीं सक्सेस उसको नहीं मिल रही, नाकाम होता जा रहा है, तो उसको अब किसी माशरे में नहीं किसी ने बताना कि आप क्यों नाकाम हो रहे हैं। उसको नहीं पता कि उसके अंदर जो रिकॉर्ड हुई चीज़ें थी वो गलत थी, इस वजह से माशरे में नाकाम हो रहा है, ठीक है। तो ये आपने स्पेशल ध्यान रखना है कि आपने उसके अंदर रिकॉर्ड क्या क्या किया है। अच्छा, एक तो होती है फिजिकल बीमारी होती है, फिजिकल डिजीजेस, और एक बीमारी होती है रूहानी बीमारी। जैसे हमारे बच्चों को फिजिकल डिजीजेज आती है, जैसे किसी बच्चे को क्लास में अगर सपोज चिकन बॉक्स निकल आए तो बच्चा घर में जाकर बताए तो मम्मा फ़ौरन स्कूल कॉल करती है कि मैम आप उस बच्चे को ऑफ कर दें प्लीज़, हमारे बच्चों को ये बीमारी ना हो जाए। कहते हैं हम कॉल करके, या खुद घर में भी कॉन्शियस हो जाते हैं कि बच्चों को टॉवल वगैरह थोड़ा सेपरेट कर दें, ये इस घर में ये मसला हुआ है तो बाकी बच्चों को भी इसको फ्लू है या इसको बुखार है, इस तरह मेरे बच्चे को ना हो जाए। करते हैं ना इस बात पर फोकस कि फिजिकल डिजीज़ ना हो जाए। इस तरह हम अपने बच्चों की रूहानी बीमारियों के ऊपर फोकस नहीं करते कि ये किस तरह की पार्टी में जा रहा है, किस तरह की ड्रेसिंग कर रहा है मेरा बच्चा। मैं आपको एक सेल्फ एक्सपीरियंस बताऊं, मैंने अपने कैंपस में ना ये कंपलसरी कर दिया कि जब बच्चियाँ 8th क्लास में आएँ तो उसके बाद बच्चियाँ हिजाब पहनेंगी। हम मुसलमान हैं ना अल्हम्दुलिल्लाह, पर्दे का हुक्म तो हमारे लिए ही है ना, गैर मुस्लिम के लिए तो नहीं आया। पर्दे नबी हमारे नबी तो वो नबी थे जिन्होंने यहूदी की बच्ची के ऊपर भी दुपट्टा डाल के कहा था कि अब आप बहुत खूबसूरत लग रहे हो। तो मैंने कहा कि बच्चियाँ गाउन पहन कर आया करेंगी, तो यकीन करें कि उनमें से तकरीबन 50% मदर्स उसके अगेंस्ट थी। मैम ये आपने क्या रूल बना दिया, गाउन पहन कर आएंगी हमारी बच्चियाँ तो मॉडर्न नहीं लगेंगी, हमारी बच्चियों की तो लुक ही ख़राब हो जाए। मैम इनकी कल को शादियाँ नहीं करनी, तो कैसे हम रिश्ते अच्छे इनके लिए मिलेंगे। तो ये आपके ख्याल में ये एक सेंसिबल क्वेश्चन था। हमारे नबी की बेटी पर्दा नहीं करती थी, उनके रिश्ते नहीं हुए, उनकी शादियाँ नहीं हुई आगे। ये असल में हमारे अपने अंदर फियर, हमारे अपने दिल में खौफ है कि पता नहीं शायद ऐसा हो जाएगा। ऐसा नहीं होता, अल्लाह ताला आपके गुमान के मुताबिक होते हैं। आप अपने बच्चों को उस तरह तरबियत करें जिसका हमारे मज़हब ने, हमारे दीन ने हमें सिखाया है,
ठीक है। अपने दिल में से बाकी सारे खौफ व खदशात जो हैं वो निकाल दें। आज मैं आपके सामने कुछ मैंने बातें डिस्कस की, वो इंशाल्लाह आपको मेरी बात की समझ आई होगी। अब मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि आप अपना मुहासबा करें आज आके। उसमें मैं कुछ क्वेश्चंस आपको देती हूँ कि आप अपने बच्चे को कितना टाइम देते हैं, टाइम देते भी हैं या नहीं देते। ये ऐसा तो नहीं है कि बच्चा स्कूल से आ रहा है, उसको उधर से ट्यूशन का टाइम फिक्स है, उसके बाद उसका कारी साहब का टाइम फिक्स है, और आपका बच्चा एक मशीन की तरह से उसी सर्कल में घूमता जा रहा है। आप खुद अपने बच्चे को कितना टाइम देते हैं? क्या आप अपने घर में नमाज़ों का अहतमाम करते हैं? ठीक है, नमाज़ों की पाबंदी करते हैं, कुरान पाक पढ़ने का अहतमाम करते हैं अपने बच्चों के साथ, या उसके लिए आप अपने बच्चों की हौसला अफजाई करते हैं? कुछ मदर्स करती भी होंगी, कुछ मदर्स तो मुझे सारी हिलते नज़र आ रहे हैं। कुछ मदर कहती हैं हम अपने बच्चों की हौसला अफजाई। अच्छा, हौसला अफजाई करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत बड़े बड़े इनामात दें। आप जितना बड़ा इनाम बच्चे को छोटी एज में दे देंगे ना, आपके बच्चे की ख्वाहिशात उतनी बड़ी होती जाएंगी। एक बर्थडे पे आपने उसको कोई दे दिया 5-7 हज़ार का गिफ्ट, तो अगली दफ़ा वो उससे कम डिमांड नहीं करेंगे। छोटे छोटे गिफ्ट से शुरू करें। आपने देखा होगा हम अपने स्कूलों में बहुत छोटे छोटे से प्राइजेस देते हैं। उसका मसला ये नहीं होता कि स्कूल अफोर्ड नहीं करता, उसका मतलब है कि बच्चे की जितनी ख्वाहिशात छोटी होंगी उसकी लामहदूद ख्वाहिशात नहीं हो जाएंगी। ठीक है, आपसे भी मैं यही कहती हूँ, बच्चों को छोटी चीज़ से गिफ्ट देना शुरू करें, उसकी एज के साथ साथ उसका बड़ा करते जाएं, और फिर बच्चों को बहुत ज़्यादा चीज़ें भी ना प्रोवाइड करें, फिर उसकी भी वर्थ ख़त्म हो जाती है। अब बच्चे को, अब एक बच्चा, हमारे बच्चों को आजकल ना विटामिन एन की बहुत ज़्यादा कमी हो गई है। पेरेंट्स को पता है विटामिन एन क्या है? अच्छा चले मैं आपको बता देती हूँ। विटामिन एन है वो विटामिन नो। हम बच्चों को अब नो नहीं कहते, जो भी बच्चा डिमांड करता है फौरी तौर पर उसको प्रोवाइड कर देते हैं। नो नहीं कहते, हमारे बच्चे उसके यूज टू हो जाते हैं। उनको पता है कि मैंने ये पेंसिल आज स्कूल ही फेंक जानी है, मम्मा को जाके जब मैंने कहना है कि मेरे पास होमवर्क के लिए पेंसिल नहीं है, तो मम्मा तो फ़ौरन परेशान हो जाएंगी कि पेंसिल ही नहीं है तो बच्चा लिखेगा कैसे, तो फौरी तौर पर उसको नहीं दिलवा देंगी। ऐसे ही होता है ना। तो फिर बच्चे की ख्वाहिशात इससे आहिस्ता आहिस्ता बड़ी होनी चाहिए। वो फिर खुद अपनी चीज़ों की केयर नहीं करता, खुद ही फेंक के आ जाएगा, अपनी ख्वाहिशात को आगे आगे बढ़ाता चला जाएगा। तो ये आप लोगों ने खुद इस चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता बच्चों में मैनिपुलेट करना है, बच्चों को सिखाना है आपने। ठीक है, बच्चों की हौसला अफजाई करें, लेकिन उसकी क्वांटिटी कम रखें, आहिस्ता आहिस्ता उसकी एज के साथ उसको बढ़ाते चले जाएँ। बच्चों के दोस्तों के साथ वाकफियत रखते हैं आप, ये भी आपने सोचना है कि बच्चे का किन किन दोस्तों के साथ उसकी सिटिंग है वो किस तरह के हैं। हमने सिर्फ अपने बच्चे की ट्रेनिंग नहीं करनी, जिनके साथ हमारा बच्चा माशरे में रहता है हमने उनकी भी ट्रेनिंग करने का सोचना है। जितना पॉसिबल हो अपनी तरफ से अच्छा काम हम बताते रहना है, ये भी आपने देखना है। आपका बच्चा अपने वालिद और वालिदा की किन बातों से खुश है और किन बातों से खुश नहीं है। ठीक है, ये भी आपने देखना है। ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रही हूँ, ये आपने अपने जहन में इनको अपना अपना मुहासबा करना है अपने तौर पे, और जो नहीं है उसको इम्प्लीमेंट करना है। और ये खुद की आपने मार्किंग करनी है, ग्रेडिंग करनी है कि इनमें से कितने % क्वेश्चन जो हैं वो मेरे पास येस हैं और कितने % नहीं, नो है। और अगर इनकी ग्रेडिंग जो है 70% से कम है तो उसका मतलब है कि उसमें बहुत ज़्यादा भी मेहनत होने वाली है। अगर वो 90% में आ जाती है तो फिर थोड़ी बेहतर है, तो अगर वो 100% तक जाती है फिर तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छा है। तो आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे अपने बच्चों की बहुत इस्लाम के मुताबिक ट्रेनिंग करने की तौफीक दे, और इस तरह की जितनी ट्रेनिंग्स हों उनको सीखा करें। नई से नई चीज़ें बच्चों की हेल्पफुल होती हैं। तो अगर आपको कुछ ना समझ आए अपने टीचर को कॉल करें, स्कूल इंतज़ामिया से रब्ता करें, सीखें और बच्चों की तरबियत में आप अपना बहुत ही पॉजिटिव रोल अदा करें। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आप लोग इस पर अमल करेंगे। जज़ाकल्लाह।